मैं हूं मिहिर भट्ट और हम लेकर आए हैं आपके लिए मेगा एग्जिट पोल, जिसपे हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान का सबसे साइंटिफिक पोल, क्योंकि ये पोल ऑफ पोल्स होगा जिसमें हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं और किस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है। जी, और सबसे खास बात यह है कि ये पोल ऑफ पोल है, यानी जितने भी एग्जिट पोल इस समय रिलीज हुए हैं उन सब का सार या फिर उन सब की समरी जो है वो इस पोल में रिफ्लेक्ट कर रही है। हालांकि ये चुनाव के नतीजे तो नहीं है, लेकिन ये सबसे नजदीक हो सकता है एस्टिमेट जो एक्चुअल चुनाव के नतीजे आएंगे 11 तारीख को, उससे पहले। जी बिल्कुल, और शुरुआत इन 5 राज्यों में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से करते हैं, क्योंकि बहुत अहम राज्य है और सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। और ये जो सबसे पहला एग्जिट पोल आपके सामने हम रख रहे हैं वो यहां पर यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाता दिखा रहा है। न्यूज 18 इंडिया एमआरसी का पोल है ये। टोटल 403 सीटों में से 185 सीटें बीजेपी प्लस को जाती दिख रही हैं, जबकि एसपी प्लस के खाते में 120, बीएसपी के खाते में 90 और अदर्स के पास केवल 8 सीटें। तो बीजेपी प्लस सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत के सबसे करीब दिखता है न्यूज 18 इंडिया एमआरसी के एग्जिट पोल में। जी हाँ, बिल्कुल। और ये इनफैक्ट अगर वाकई इस पोल के आसपास बीजेपी की सीटें आती हैं तो ये टैली बुरी नहीं होगी, क्योंकि देखिए इसका जो सबसे पहला निष्कर्ष निकलता है इस पोल का वो यही है कि कांग्रेस के साथ अलायंस कहीं ना कहीं एसपी पर भारी पड़ा है, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। जो हालांकि ये पोल ऑफ पोल है, लेकिन अगर आप स्टैंड अलोन भी देखेंगे जितने भी एग्जिट पोल्स आए उन सभी में बीजेपी को कम से कम यूपी में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा दिया गया। और कई पोल ऐसे हैं, ध्यान रखिएगा, जहां पर बीजेपी को 200 या उससे ज्यादा सीट्स भी दी गई हैं। जी बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत रंग लाती दिखती है। लेकिन उत्तराखंड में क्या हाल है, अब आपको ये दिखाते हैं। उत्तराखंड का क्या कहता है एग्जिट पोल, अब आपको हम ये बताएंगे कि उत्तराखंड में क्या पोल कहता है, एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं। बीजेपी कम से कम सबसे पहले एग्जिट पोल में तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। उत्तर प्रदेश के बाद बाकी 4 राज्यों में क्या होगा, ये एग्जिट पोल भी बस थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि क्या कहते हैं उत्तराखंड के एग्जिट पोल्स। देखिए उत्तराखंड में किसको कितनी सीटें, बीजेपी के हाथ बम्पर लॉटरी लगती दिख रही है। 70 सीटें हैं, जिसमें से 53 सीटें बीजेपी के पास जाती दिख रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यानी ये तो खैर, और चलिए इसकी तो खैर धारणा थी भी कि उत्तराखंड में बीजेपी को दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि वहां पर भी कुछ एक कैंडिडेट्स जिन्हें टिकट दी गई और कुछ एक कैंडिडेट्स जिन्हें नहीं मिले टिकट, उसके चलते थोड़ा बहुत असंतोष था। लेकिन वहां पर बीजेपी का वेव इन 5 राज्यों में अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग और सबसे ज़्यादा कन्विक्शन वाला अगर कहीं पर था तो वो उत्तराखंड में था। और वो इस समय इस पोल ऑफ पोल में रिफ्लेक्ट करते हुए तो 70 में से 53 सीट्स बीजेपी के पाले में, कांग्रेस डिस्टेंट सेकंड 15 सीट्स के साथ, और जो बाकी उम्मीदवार हैं उन्हें उनके न्यूज 24 चाणक्य का पोल कहता है। न्यूज 24 चाणक्य के पोल ने 53 सीटें एक तरफा, और चाणक्य की खासियत है कि वो जिसको भी देते हैं एक तरफा ही दे देते हैं। पिछले चुनाव में भी यही देखने को मिला था। लेकिन गोवा में क्या हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की मौजूदा सरकार है, वहां क्या बीजेपी अपनी सरकार बचा पाएगी? गोवा के एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं? इंडिया टीवी सी वोटर्स के मुताबिक सरकार गोवा में बचाती दिख रही है बीजेपी। 15 से 21 सीटें मिल सकती हैं। तो यहां पे फाइट दिख रहा है, कांग्रेस 12 से 18 है। आम आदमी पार्टी गोवा में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा होते नहीं दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए अब जब 40 सीटों का बेस आप देखते हैं गोवा में, तो 40 सीटों के बेस में 15 से 21 का दायरा देना, ये इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे है, ये अपने आप में थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर बढ़ा देता है 15 से 21। लेकिन जो इंडिया टीवी और सी वोटर का जो सर्वे आता है वो हमेशा इसी तरह से आता है, वो रेंज में सीट्स देते हैं, एस्टिमेट्स देते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप अपर एस्टिमेट पर देखें तो बीजेपी विल सेल थ्रू। बिल्कुल, गोवा में किसको कितनी सीटें ये हमने आपको बताया। और आपको बताते हैं इस वक्त हमारे साथ पैनल में कौन कौन है। बहुत बड़ा पैनल, लगभग सभी पार्टियों से रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ इस पैनल में है। हम आपको बताएं कौन कौन इस वक्त मेरे साथ है। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, बीजेपी लीडर। मेरे साथ मुकेश नायक हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और लीडर। मेरे साथ कमल मित्रा चिनॉय हैं, आम आदमी पार्टी सपोर्टर। मेरे साथ रितु सिंह इस पैनल में जुड़ेंगी, बीएसपी की लीडर। अनिल यादव समाजवादी पार्टी के लीडर मेरे साथ इस पैनल में जुड़ेंगे। मेरे साथ 2 बड़े जर्नलिस्ट जिन्होंने इस पूरे चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, अनिल आनंद और शंभू नाथ शुक्ला जी इस पैनल में हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, सबसे पहला सवाल नरेंद्र तनेजा जी से ही करते हैं। मिस्टर तनेजा, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फ्लैशेस तो आपने देख ही लिए होंगे, और जो पोल ऑफ पोल है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को यूपी में 185 सीटें मिलने का अनुमान है। और ये क्योंकि पोल ऑफ पोल है तो ये माना जा सकता है कि ये एक बेस्ट केस एस्टिमेट बनता है बीजेपी के लिए। लेकिन जिस तरह की ताकत बीजेपी ने झोंकी थी उत्तर प्रदेश में, खासकर जो फाइनल स्टेजेस थे उसमें, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद सिंगल हैंडेडली स्पीयरहेड किया है इस पूरी कैंपेन को, क्या आप आज विल यू स्टिक योर नेक आउट और आप ये कहेंगे कि ये जो पोल ऑफ पोल का आंकड़ा है उससे भी बेहतर प्रदर्शन बीजेपी करेगी यूपी में? अभी भी इसको भी अगर आप देखिए तो सबसे आगे तो हमें बीजेपी बनाम सारे लोग हैं, है ना। और दूसरी तरफ जो हम भी अपने तरह से जमीन को देख रहे हैं, हमने भी पूरे उत्तर प्रदेश का गांव-गांव को देखा और हमारा भी अपना फीडबैक है, हमने भी डेटा को प्रोसेस किया है। हमारी कंफर्टेबल वहाँ मेजोरिटी आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकार हमारी बन रही है और बहुत ही कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हमारी वहाँ सरकार बन रही है। ये इसमें भी आप जो दिखा रहे हैं वो उसमें भी आप देख ही रहे हैं। जहाँ तक आपने बात करी कि भाई पार्टी ने कितनी मेहनत कर दी, प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे कितनी मेहनत करी, सभी लोगों ने मेहनत करी, है ना। लेकिन ये है कि ठीक है, अब प्रधानमंत्री हमारे से भी सबसे बड़े नेता है ना, और उत्तर प्रदेश उनका होम स्टेट है, वहीं से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और बनारस में एक रात उन्होंने गुजारी, हालांकि कई चैनल बोलते रहे इतने रात गुजार दी, तो बनारस में एक रात के लिए थे, वहाँ 10 गुजारे, उनका घर है, वो कंस्टिट्यूंसी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो वहाँ पे हमारा फोकस था, हमारा फोकस वो था कि असली विकास क्या होता है, और उसको लेकर के हमने हर मुद्दे को लेकर के सिस्टमेटिकली जनता से संवाद किया। और जनता से संवाद को हमने कहा भाई ये चीजें वहां होती रही हैं, अंधेरा रहा है, ये सारी चीजें जो हम कर सकते हैं। और जाहिर है कि भाई हमारा फोकस उत्तर प्रदेश में हमारा गरीब पे फोकस था, जो वहां के भाई इतनी गुर्बत है, इतनी गरीबी है, इतना पिछड़ापन है, इतना अंधेरा है, इतनी कुल मिलाकर के, और उसका वो संवाद। और दूसरा ये कि हम क्या कर सकते हैं गवर्नेंस में लेकर के। आज भारत में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है, और जनता इस बात का जवाब दे रही है। आपके सर्वे भी जो तमाम दिखा रहे हैं, आप शनिवार का इंतजार कर लीजिए, आप कहां नंबर पहुंचेगा आपको खुद आश्चर्य होगा। जी बिल्कुल, शनिवार को तो आप भी नरेंद्र तनेजा जी, उस दिन भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मुकेश नायक जी के पास चलते हैं। मुकेश नायक जी, एक बात इन सभी पोल्स में साफ दिख रही है, और वो कि 27 साल बाद जिस सूखे को कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में खत्म करना चाहती थी, साइकिल के कैरियर पर बैठकर वो नहीं कर पाए आप और सपा का गठबंधन जनता का भरोसा हासिल नहीं कर पाया। ये एग्जिट पोल साफ बता रहे हैं। अभी अपन अनुमानों पे बात कर रहे हैं, अभी कोई परिणाम नहीं आया है। 2009 का एग्जिट पोल सबको याद है, जिसमें एनडीए और यूपीए पे 5 से 10 सीटों का अंतर बता रहे थे, लेकिन 100 सीटों का अंतर निकला। अभी आप आने दीजिए चुनाव परिणाम। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने नुक्कड़ सभाएं एड्रेस करी, वो एक क्षेत्रीय नेता की तरह दिखाई दे रहे थे, प्रधानमंत्री की तरह नहीं। उत्तर प्रदेश में जो उनकी भूमिका थी, जिस तरह से 1200 सभाएं उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने की हैं, और जिस तरह से धन का उपयोग किया है, और अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का अनुमान आप बता रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि एग्जैक्ट पोल तो ये कह रहे हैं कि यूपी में टूटा हुआ जनादेश होगा, फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा। नहीं, देखिए, जो टूटा हुआ पंजाब में कांग्रेस की सरकार का अनुमान बता रहे हैं। मुकेश जी, जो टूटा हुआ जनादेश आप बोल रहे हैं, अगर आप खुद ही देखेंगे ना पोल ऑफ पोल में, तो मार्जिन अच्छा खासा है। जो पोल ऑफ पोल है, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, इसके मुताबिक 403 में से 185 सीटें तो बीजेपी के पास जा रही हैं, और आपके और एसपी के पास आ रही हैं 120 सीटें। सो यू आर डिस्टेंट सेकेंड एज पर द एग्जिट पोल। लेकिन तनेजा जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगा। आपने जो कहा विकास ये वो, देखिए, जो यूपी में हर चरण में हमने देखा कि जैसे जैसे वोटिंग चुनाव आगे बढ़ते गया, जो डिबेट है वो भी चेंज होते गया। विकास से जो मुद्दा शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं जाकर आखिरकार कब्रिस्तान और शमशान घाट तक भी पहुंच गया, और हिंदू मुस्लिम तक भी पहुंच गया, राम मंदिर भी उसमें आ गया। लेकिन देश की जनता के लिए ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट, और आई थिंक सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जिन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया था, और वो था नोटबंदी। इसके ऊपर देखिए, पहली बात तो ये आपने बात करी
देखिए, हमने विकास की बात कर रहे थे, जो वो बात करते थे समाजवादी पार्टी के नेता, वो जो विकास नहीं, वो उनका सेलेक्टिव विकास था। जब हमने बात करी, चाहे वो कब्रिस्तान की, हमारा ये था ये सेलेक्टिव बात करते हैं, इनके लिए विकास, ये सबके विकास की बात ये नहीं करी, कुछ वर्ग का विकास की बात कर रहे हैं, तो उसको हमको संवाद करना आवश्यकता। सरकार ने हमने बात करी, पार्टी ने बात करी, जनता ने समझी, और वही आज नंबर में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो सेलेक्टिव कि आप चुन के करेंगे, हर एक का विकास आप नहीं करेंगे, खास जाति और खास एक वर्ग उनका विकास। तो उत्तर प्रदेश की जनता को हमने वही बात जनता हमसे कर रही थी, हम जनता से संवाद, वो एक संवाद था, और वो संवाद का क्या रिस्पांस आ रहा है आपने अभी भी देख रहे हैं, और शनिवार को और देखेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा नुक्कड़ सभाएं करी, ये करी, मेरा ये कहना है कि आप अपनी पार्टी में आपने क्या किया उस पर ध्यान दीजिए। हमारी आप लोग जो अपनी पार्टी की ध्यान नहीं देते, आपका सारा ध्यान हमारे सर, जनता ने किस पर ध्यान दिया, आप तो ये देखने का वक्त है, आपने किस पर ध्यान दिया नहीं दिया, आज इसका वक्त नहीं है। और मैं एक न्यूट्रल भी लेना चाहूंगा, शंभुनाथ शुक्ला जी आपके पास आऊंगा। शंभू जी, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे यूपी इलेक्शन की, तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में लगता है कि इस बार सभी पार्टियां बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ी हैं, लेकिन जीतेगा तो एक ही। शंभू जी, क्या वो एक बीजेपी बनती दिख रही है आपको एग्जिट पोल्स में? देखिए, अगर कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है और असेंबली हंग होती है, तो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। वजह यह है कि फिर हम जो संभावनाएं तलाशते हैं, उनमें इसके पहले जितनी संभावनाएं हो चुकी हैं, यानी एक तो सपा बसपा की है, दूसरे अब चूंकि उनमें दूरी इतनी है कुछ कहा नहीं आ सकता है। हालांकि अब बबुआ और बुआ में थोड़ा बहुत हो सकता है प्यार दुलार हो जाए और दोस्ती हो भी जाए, लेकिन दूसरी संभावना जो है वो बीजेपी और बीएसपी की, दोनों के बीच तनातनी और दूरी इतनी हो गई है कि अब शायद संभावनाएं इसकी ना बने। दूसरे, मायावती लगातार कहती रही हैं, उन्होंने मुस्लिमों को इस बार बहुत ज्यादा टिकट दी थी कि हम कतई बीजेपी समझौता नहीं करेंगे, अगर कर लेती हैं तो उनकी साख चली जाएगी, बीजेपी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनकी साख खत्म हो जाएगी। अब 185 सीटों पे अगर बीजेपी आ जाती है तो स्थिति क्या बनती है, किससे समझ, क्योंकि आप अदर्स को सिर्फ 8 दे रहे हैं, यानी उधर से कोई संभावना नहीं है। किसको तोड़ेंगे, या तो तोड़ें, बड़ी मुश्किल हो जाएगी और मतदाताओं के लिए बड़ी खराब स्थिति है। बेहतर है कि अब अगर पूर्ण बहुमत किसी को मिलता तो बेहतर होता, लेकिन ये स्थिति तो उत्तर प्रदेश नहीं शंभू जी, लेकिन अभी कुछ एग्जिट पोल्स आने बाकी हैं, और जो अभी हमें मिल रही है इनिशियल इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक कुछ एग्जिट पोल्स ने तो 200 से 250 तक की सीटें दे दी है बीजेपी को। हाँ, अगर 200 के आसपास भी रहते हैं तो आपको कहीं दिक्कत दिखती है बीजेपी की सरकार बनने में? नहीं, अगर जाहिर है 200 आ गए तब तो खैर कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 अदर्स में से भी लिया जा सकता है, लेकिन 185 में बहुमत दूर है, बहुमत 17 सीटों का चाहिए अभी। 17 सीटें बीजेपी को अब लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनमें से कोई पार्टी, भाई कांग्रेस से कोई समझौता हो नहीं सकता, सपा से भी समझौता नहीं हो सकता सिवाय बीएसपी के, और बीएसपी को अब समझौता करने का मतलब है कुएं में कूद जाना, क्योंकि बीएसपी ने इतनी दूरी बना ली है बीजेपी के साथ, और जो मुसलमानों में पैठ बना रही है वो सारी की सारी उसकी क्रेडिबिलिटी ध्वस्त हो जाएगी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता समझौता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस बीच एक व्यू एसपी का भी ले लेते हैं। हमारे साथ अनिल यादव जी इस समय मौजूद हैं स्टूडियोज में समाजवादी पार्टी से। यादव जी, आपका भी स्वागत है। और आपने देखा ही होगा जो इनिशियल एग्जिट पोल के जो इनिशियल नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन जो पोल ऑफ पोल है वो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी और अच्छे खासे मार्जिन से 185 के आसपास सीट इन्हें मिल सकती है। हालांकि कई जो पोल हैं वो 200 के ऊपर भी सीट इन्हें दे रहे हैं। ये जो कांग्रेस का गठबंधन था, क्या ये भारी पड़ा क्या आपको? देखिए, भारी पड़ा या नहीं पड़ा इसका फैसला 11 तारीख को होगा। अभी हम और आप लोग ऐसी स्थिति में कि हम लोग अपना आकलन कर सकते हैं, आप लोग अपना बताएंगे। जहाँ तक मैं समाजवादी, बिल्कुल वही उसी पे आ रहा हूँ, जहाँ तक मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूँ तो हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं और जितनी सीटें हमने पिछली बार ली थी उससे ज़्यादा ले जाएंगे। और जब हम ये बात कहते हैं, देखिए जब हम ये बात कहते हैं तो उसके मुख्य कारण भी हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, आप देखिए कोई ऐसा चेहरा नहीं आ पाया उनके सामने किसी भी पार्टी का, उनकी बेदाग छवि, उनका काम जो उन्होंने 5 साल में किया है, चाहे छात्रों के लिए किया हो, चाहे नौजवानों के लिए किया हो, महिलाओं के लिए किया, सभी वर्गों के लिए काम किया है। तो आज हम काम के बलबूते पे 5 साल के बाद ये कह सकते हैं कि हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जितनी सीटें हमें पिछली बार मिली थी उससे ज्यादा सीटें, यानी 224 से ज्यादा सीटें आप हासिल करेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल आपको 120 और 130 से आगे नहीं दिखा रहा है। देखिए गौरव जी, एग्जिट पोल का क्या है कि ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि एग्जिट पोल आपको बिहार का भी याद होगा, दिल्ली का भी याद होगा। इनफैक्ट दिल्ली में तो
हालांकि आम आदमी पार्टी को आगे दिखाया, पर बीजेपी को बिल्कुल नेक टू नेक फाइट दिखा दी। और जबकि बीजेपी का आपने हाल देख ही लिया था, बिहार में तो जीता हुआ बता दिया बीजेपी को, अब वहां भी आपने हाल देख लिया। तो एग्जिट पोल से मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है एग्जिट पोल्स की कि देखिए, अगर हमारे फेवर में आएंगे तो हमें खुशी होगी, दूसरी पार्टी हम उसे बताएंगे कि नहीं बिल्कुल सही है, हो सकता है यही एग्जिट पोल सही बता रहे हैं, और किसी और पार्टी के फेवर में आएंगे, चाहे कोई पार्टी हो, वो यही बात कहेगी कि नहीं एग्जिट पोल से फर्क। लेकिन इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं तनेजा जी। जो अनिल कह रहे हैं यहाँ पर कि पिछली बार से बेहतर इनफैक्ट इनकी टैली होगी, यानी आपकी पिछली बार से और बिगड़ेगी टैली। देखिए यादव जी जो कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं। देखिए एग्जिट पोल अगर आपको सूट करते हैं, आपके नंबर बढ़िया दिखा रहे होते तो ये कहते हैं बिल्कुल एग्जिट पोल सही होते हैं, एक्यूरेट है, बिल्कुल सही बात यही कहा देखा ना, एग्जिट पोल यही कहता है। मेरा ये मानना है वो एग्जिट पोल अपने में एक विज्ञान है। आप विज्ञान के बारे में कई दफे इधर उधर भी हो सकता है। अमेरिका जैसे विकसित देश के अंदर एग्जिट पोल का क्या हुआ हम लोग सब जानते हैं। हम एग्जिट पोल पे तो दूसरा हम तो ये बता रहे हैं जो पर्दे पे दिख रहा है, पर्दे पे ये दिख रहा है। हम ये कह रहे हैं कि भाई हमको पता है कि वहां की जनता, वहां के लोगों ने क्या करा है, और ये जो आज सारी बातें 48 घंटे के अंदर सब साफ होने वाला है। और हम इन नंबरों से सहमत नहीं है, क्योंकि हमारे जो अपने आंकड़े हैं हमारे पास जो है जमीन से जो आ रहे हैं वो इससे कहीं ज्यादा हम कंफर्टेबल मेजोरिटी बना रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने सबको देख लिया। अब वो और दूसरी बात यह है कि उनको ये समझ में आया जो संवाद और उसके साथ के कौन गवर्नेंस दे सकता है। अब गवर्नेंस जो है वो उनको ये देखा कि पूरे ठीक है सर मैं चाहता हूं एक बार फिर से दर्शकों को एग्जिट पोल हम बता दें, फिर एक बार फिर से और जो परिवार नहीं चला पाती, उनको जो परिवार नहीं चला पाई, क्या उत्तर प्रदेश चलाएगी? जी हमारे साथ बीएसपी लीडर रितु सिंह भी जुड़ चुकी है, लेकिन इससे पहले हम टैली बता दें अपने दर्शकों को एक बार फिर से। और ये टाइम्स नाउ वीएमआर का एग्जिट पोल है, टाइम्स नाउ वीएमआर का एग्जिट पोल है, और इसने तो 210 सीटें दे दी हैं, 190 से 210। तो ये रेंज बहुमत के पास और बहुमत से आगे भी है। 110 से 130 सीटें एसपी और कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं टाइम्स नाउ वीएमआर के एग्जिट पोल में। बीएसपी को 57 से मात्र 74 सीटें, यानी पिछली बार 2012 से भी कम सीटें, और अदर्स 8 सीटों पर आते दिख रहे हैं। तो टाइम्स नाउ वीएमआर के एग्जिट पोल में 210 सीटों के आसपास बीजेपी दिखती है, जो बहुमत से भी ज्यादा है। और यह बताता है कि बीजेपी का एक तरफ से बम्पर वहां पर जैकपॉट लग गया है उत्तर प्रदेश में, और कहां जो पिछली सीटें अगर देखें तो 47, और कहां इस बार 200 से ज्यादा सीटें टाइम्स नाउ और वीएमआर के एग्जिट पोल में दिख रहा है। इस वक्त मेरे साथ रितु सिंह बीएसपी लीडर जुड़ चुकी हैं। रितु जी, क्या मायावती की मेहनत नहीं रंग ला पाई, और जिस तरह से वो एकमात्र नेता के तौर पर बीएसपी के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कैंपेन कर रही थी, एग्जिट पोल तो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकारा नहीं उनको। इस बीच पंजाब का भी चाणक्य न्यूज़ 24 चाणक्य का पोल है ये, और इसमें इनफैक्ट देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच डिवाइडेड है पंजाब। 54 सीटें कांग्रेस को दे रही है, 54 सीटें आम आदमी पार्टी को। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का जो अलायंस था उसे 10 से भी कम। लेकिन ये बिल्कुल नेक टू नेक, जबकि अनुमान ये भी था कि आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है पंजाब में। तो एटलीस्ट ये जो सर्वे है उसके मुताबिक इट्स नॉट अ फ्री रन आम आदमी पार्टी के लिए। अब इंडिया टुडे का ये सर्वे, सिसरो का ये सर्वे है, जिसमें पंजाब में कांग्रेस को 71 सीटें दी गई हैं, आम आदमी पार्टी को 51 और एसएडी अलायंस को 7। बिल्कुल, तो एक तरफ एक एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को टक्कर दिखा रहा है पंजाब में, तो एक तरफ इंडिया टुडे सिसरो का एग्जिट पोल एक तरफा कांग्रेस को बहुमत दे रहा है। मैं एक यहाँ पर न्यूट्रल व्यू लेना चाहता हूँ पंजाब पर, आपका अनिल आनंद, उसके बाद रितु सिंह मैं आपके पास यूपी पर आता हूँ। अनिल आनंद, क्या लगता है आपको कि पंजाब में जो ये एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, ये आप किसको ज्यादा करीब मानते हैं, टक्कर को या कांग्रेस को एक तरफा मेजॉरिटी को? देखिए, पहला तो इन ओपिनियन पोल्स जो आपने दिखाए हैं पंजाब के, एक चीज तो जो है वो एक खुदाई मोहर की तरह सत्य नजर आ रही है कि अकाली जो हैं उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। अब आपने कहा, एक तो मुझे बहुत बीजेपी को भी भारी पड़ गई जी, ऑब्वियसली क्योंकि अलायंस में हैं वो मेजर बिग ब्रदर अकालीज हैं, तो ऑब्वियसली उनका है ये। दूसरा जो बड़ा इंटरेस्टिंग पोल सर्वे आया कि 54-54 दोनों के बराबरी, ये बहुत कम होता है। मुझे कोई ऐसा सर्वे आज तक याद नहीं आ रहा, ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल, जिसमें कुछ ऐसे आंकड़े दे दिए। मैं बैफल्ड हूं इस आंकड़े को, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसको। हो भी सकता है मैच, क्रिकेट के मैच भी टाई होते हैं, टेस्ट मैच भी टाई हो गए, T20 भी टाई होता है, लेकिन अगर ये आता है तो बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी वहां पे।
फिर या तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को तोड़ के सरकार चलाए या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को तोड़ के चलाए, तो बड़ी एक असमंजस की स्थिति है। जो दूसरा पोल है जिसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई दी गई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास एक एसेट ये था कि उनका एक बहुत मजबूत चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट था। मुझे लगता है कि अगर कहीं सत्यता के करीब थोड़ा जा सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 71 सीटें आएंगी कांग्रेस को, वो भी एक बहुत पर कम से कम एग्जैजरेटेड है, सेविंग ग्रेस होगा, सेविंग ग्रेस हो सकता है पंजाब कांग्रेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, इस बीच रितु सिंह भी हैं हमारे साथ। रितु, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ये जो कैंपेन जिस तरह से यूपी में पूरा चल रहा था और उसमें सभी पार्टियों का योगदान रहा है, इंक्लूडिंग बीजेपी, कुछ हद तक पोलराइज करने में कैंपेन का स्तर जो है उसे भी हर चरण वाइज अगर हम देखें फेज वाइज, तो उसमें कुछ नए नए आयाम जुड़ते गए। लेकिन ये जो सारे पोल बता रहे हैं, दे आर कीपिंग यू एट अ डिस्टेंट, नॉट एग्जैक्टली डिस्टेंट, बट कंफर्म्ड थर्ड पोजीशन। सर अभी देखो ये एग्जिट पोल जो भी हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कई बार पलट भी जाते हैं। लोगों को ने बीएसपी को हमेशा ही क्या कहते हैं, जब से दिखाना शुरू किया है थर्ड नंबर पे दिखा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 11 तारीख को जब पिटारा खुले तो बीएसपी सबसे आगे हो, तो इसलिए अभी समय 2 दिन बाकी हैं, अभी देखते हैं। और आप जब ये कह रही हैं तो अनिल यादव हंस रहे हैं, वो भी यही कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि 11 तारीख को आप ये कहें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बन जाए। तो खैर तनेजा भी रहे हैं और उनके लिए सबसे बड़ा कारण है हंसने का। मुकेश जी, आप नहीं हंस रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो 430 सीटों का विशाल आंकड़ा है, इसमें पूर्वांचल है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, बुंदेलखंड के जो हिस्से हैं, इसमें भाषा, संस्कृति, परंपराएं, क्षेत्रीय समीकरण, जाति समीकरण इतने बदल जाते हैं कि लगता है किसी दूसरी स्टेट में आ गए हैं। ऐसे राज्य में जहां इसीलिए तीसरे चरण के बाद, जैसा अभी आपने कहा कि तीसरे चरण के बाद हुआ ये कि पूरे मुद्दे बिल्कुल बदल गए। जो राम मंदिर का मुद्दा फिर से आ गया, पोलराइजेशन की बातें फिर से आ गई, कब्रिस्तान शमशान घाट फिर से आ गया, दीपावली और ईद फिर से आ गई। यानी जो प्रच्छन्न सांप्रदायिकता है, प्रच्छन्न सांप्रदायिकता का मतलब है कि जिसमें मुद्दे और विषय और व्यक्ति बदल जाते हैं लेकिन उद्देश्य नहीं बदलता, लक्ष्य नहीं बदलता, ध्येय नहीं बदलता। मुकेश जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि पंजाब में सांप्रदायिकता का सहारा लिया, ये कह रहा है कि कांग्रेस या तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है या सरकार बना रही है, तो क्या पंजाब आपके लिए खुशी की बात नहीं है? क्योंकि आप, जैसा कि हम कह रहे थे कि आपके चेहरे पे शिकन दिखती है यूपी के एग्जिट पोल की, तो यूपी और पंजाब में आपके लिए बड़ा कौन है? क्या पंजाब से आपके लिए साय ऑफ रिलीफ नहीं है? देखिए, दोनों स्टेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब 21 करोड़ जनता का सूबा है, इसलिए उत्तर प्रदेश सभी राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश की राजनीति का दिशा और तय करने वाला राज्य है। लेकिन पंजाब में तो शुरू से ही जिस तरह के मुद्दे, करप्शन के, ड्रग्स के और अनेक कानून व्यवस्था के मुद्दे और एकाधिकार के मुद्दे, पावर, सारी दुनिया में राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात चल रही है। पंजाब में सारी चीज सेंट्रलाइज हो गई थी, एक घुटन और बेचैनी पंजाब के लोगों में थी। इसलिए शुरू से ही लग रहा था कि कांग्रेस का एज वहां पर रहेगा, क्योंकि जैसा भी कहा गया कि हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का चेहरा भी वहां जनता को के सामने था, जो परसेप्शन में नंबर 1 बैठता था। लेकिन रिमार्केबल बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने भी इतने कम समय में जो स्थान वहां बनाया है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, हम आम आदमी पार्टी की तारीफ कर भी रहे हैं, क्या पता जरूरत पड़ भी सकती है इनकी। लेकिन हमारे साथ कमल मित्रा चेनोय भी हैं इस समय स्टूडियो में, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर। कमल, एक खेमा ऐसा था जो ये मानता था कि क्लीन स्वीप होगा आम आदमी पार्टी का, दिख भी रहा है एक आध जगह, लेकिन इट्स नॉट अ क्लीन स्वीप, वो नेक टू नेक है, 54 कांग्रेस को, 54 आपको लगता है आपकी टैली इंप्रूव होगी, जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उससे बेहतर होगी? देखिए, एक बात जो हम कुछ लोग कह रहे थे और उसकी लगती कोई अहमियत नहीं रही सोचने वालों की, कि जब आप एक बहुत सूझबूझे, बहुत मानवीय मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं, कैप्टन अमरजीत के खिलाफ, अमरिंदर सिंह के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपका भी कोई मुख्य कैंडिडेट होना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए। वो आप में नहीं हो पाया और मुझे लगता है उससे आपको काफ़ी नुकसान हुआ। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि आप पंजाब में देर से आया,
तो लोगों को समझने की, क्योंकि आपके लोग कहते रहे, अरविंद केजरीवाल कहते रहे देखिए हमने दिल्ली में ये किया, दिल्ली में वो किया, मगर पंजाब तो कुछ, पंजाब और दिल्ली में अंतर भी है। तो पंजाब के लोग चाहते थे कि उनको बताया जाए कि आप पंजाब के लिए क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है इसीलिए ये जो कहा गया कि स्वीप करेंगे वो तो नहीं होने वाला था। और एक और बात है, शुरू से ही आप में टूट हो गए, 30 लोग आपके नेता दूसरे पक्ष में चले गए, अकाली और भाजपा के साथ नहीं गए, वो दूसरे छोटे छोटे पार्टी में चले गए, जिसमें धर्मवीर गांधी जो सांसद था, खालसा जो सांसद था और लोग। तो इसीलिए ये काफी मुश्किल वाला मामला था। तो कोई कुछ भी कह दे, पोल में स्वीप तो नहीं होने वाला था। इसके बावजूद सर अगर पहली बार कोई पार्टी इस तरह के चुनाव में जाए और इस तरह का अगर उसकी परफॉर्मेंस हो जो कि एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो बड़ी बात है आपके लिए, छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है। और ये है कि पंजाब एक तो दिल्ली से बहुत बड़ा है और वहां भी भिन्न क्षेत्र है, माझा एक है और मालवा दूसरा एरिया है, तो उसमें इतना पार्टी बड़ी बात है। जी बिल्कुल। जी मुकेश जी, आपने ये जो बात कही, और चलिए पंजाब ठीक है, एक सेविंग रेस होगा आपके लिए, लेकिन यूपी एक तरफ है, बाकी 4 राज्य एक तरफ हैं, और यूपी अक्सर ट्रेलर कहा जाता है लोकसभा चुनावों का। यूपी में सारी पार्टी ने, बीजेपी में तो प्रधानमंत्री ने ही लीड कर दिया कैंपेन को, लेकिन आपकी तरफ से भी प्रियंका गांधी तो थी ही मैदान में, राहुल गांधी ने कई सारे रोड शोज किए अखिलेश जी के साथ मिलकर वहां पर, एंड अमूमन ये कहा जा सकता है कि फुल फोर्स वहां पर डिप्लॉयड था। उसके बाद भी अगर स्टैंड अलोन बेसिस पर देखा जाए तो कांग्रेस में कोई खास चमत्कार दिख नहीं रहा है। ये वाकई जो प्रियंका गांधी का ऑरा या फिर मैजिक जिसकी बार बार बात होती है और बार बार कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जाता है, ये वाकई इसमें कितना वजूद है? मुकेश जी आपसे पूछा पा रहे हैं क्या? जी मैं बताता हूं आपको। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और प्रियंका गांधी जी अमेठी और रायबरेली 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को देखती हैं। वहां उनकी भूमिका रही और वहां कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलेंगी। देखिए, बुंदेलखंड में तीसरे चरण के बाद जैसा मैंने कहा कि चुनाव के मुद्दे बदल गए, चुनाव की भाषा बदल गई, चुनाव के विषय बदल गए, और जैसा उत्तर प्रदेश में होता है कि बीजेपी ने शुरू से ही टारगेट किया था इलेक्शन को पोलराइज करने का, और वो दिख गया था जब एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने टिकट नहीं दिया था। 21% आबादी जिस कम्युनिटी की हो उसको एक भी टिकट नहीं देने का मतलब यह है कि उनका बिल्कुल साफ साफ टारगेट था कि केवल हिंदू उग्र राष्ट्रवाद की परिकल्पना पर वो चुनाव लड़ेंगे। और तीसरे चरण के बाद जैसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की वोटिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद बीजेपी ने पूरा का पूरा पोलराइजेशन को आधार बनाया, और जो मंदिर के मुद्दे पर उनकी विश्वसनीयता कम हो गई थी उसको छोड़कर उन्होंने दूसरे ऐसे मुद्दे उठाए जिससे स्पष्ट ये संकेत जाए कि वो केवल हिंदू उग्र राष्ट्रवाद की परिकल्पना के साथ हैं और इस इलेक्शन को पोलराइज करना चाहते हैं। बुंदेलखंड में इसका प्रभाव पड़ा, बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा बुंदेलखंड में। मुझे लगता है बीजेपी ठीक है सर, ठीक है। मैं चाहूंगा एक छोटा सा कमेंट पंजाब पर मैं नरेंद्र तनेजा जी का लूं, लेकिन उससे पहले मुकेश जी हम जरा दिखाते हैं पोल ऑफ पोल्स, जिस मेगा एग्जिट पोल और जिस साइंटिफिक पोल की हम बात कर रहे थे वो लगभग हमारे पास है, और हम आपको देश के 3 बड़े एग्जिट पोल्स का यहां पर एवरेज दिखाने वाले हैं। साइंटिफिकली बहुत करेक्ट है ये, क्योंकि 3 एग्जिट पोल्स का हम यहां पर एवरेज आपके सामने रखेंगे। टाइम्स नाउ वीएमआर का एग्जिट पोल क्या कहता है ये जानिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि 190 से 210 सीटें मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्लस को। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 110 से 130 के बीच रहेंगी। बीएसपी 74 मैक्सिमम मिल सकती है, मिनिमम 57, तो 57 से 74 के बीच रहेंगे। अदर्स 8। इंडिया टीवी सी वोटर 185 देता है बीजेपी को यूपी में। समाजवादी पार्टी प्लस को वो देते हैं 120 पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को मिलाकर 120 सीटें, 90 सीटें बीएसपी को और 8 अदर्स को, और न्यूज 18 एमआरसी भी डिक्टो यही दे रहा है। तो इन तीनों का एवरेज यहां पर निकाले तो बीजेपी तीनों ही एग्जिट पोल्स में सबसे बड़ी पार्टी है, और तीनों ही पोल्स में नंबर 3 पर बीएसपी आ रही है। शंभुनाथ जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे लूंगा, उसके बाद में आऊंगा यहां पर अपने राजनीतिक जो पैनलिस्ट हैं उनके पास। शंभुनाथ जी, क्या वाकई मायावती का जादू और मायावती का जो की अपील थी, उनकी खुद जो कहते थे कि उनका एक वोट बैंक और वो कहीं दरकता नहीं, क्या वो वोट बैंक दरकता दिख रहा अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो जाए तो? देखिए, आमतौर पर एग्जिट पोल
नतीजों के बहुत ही करीब होते हैं, इसे उन्हें खारिज तो नहीं किया जा सकता। और लोग जिस बेसब्री से 11 का इंतजार कर रहे थे, उसी बेसब्री से आज का भी क्या एग्जिट पोल आते हैं। इससे एग्जिट पोल तो ये लगने लगा है कि मायावती का जो हम लोग साइलेंट वोटर मानते थे कि उनका वोटर साइलेंट रहता है, बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है, बहुत ज़्यादा मीडिया से भी नहीं है, तो बहुत इंटरव्यू नहीं देता, तो पता नहीं चलता। लेकिन लगता है जब जाहिर एग्जिट पोल किया गया, वो भी सीक्रेट तरीके से किया जाता है, तो उसमें अगर उसने वोट नहीं किया मायावती को, तो ये तो कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है कि मायावती प्रदेश में बहुत पिछड़ गई हैं। उसकी तुलना में अखिलेश यादव बढ़ गए हैं। उसकी वजह भी रही कि उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया और एकदम से वो अपनी पुरानी समाजवादी की जो अवधारणा थी, जैसे गुंडों का राज और जाने क्या क्या कहता है, उससे अलग हो गए। इसके फायदे हुए, इसका नुकसान भी हुआ। फायदा ये हुआ कि उनकी अपनी पर्सनल इमेज बहुत उभर के आई। नुकसान ये हुआ कि मुलायम सिंह का साथ न होने के कारण मुस्लिम वोट उनसे विदका भी है। अच्छा, तीसरा वही कांग्रेस जो बीजेपी नंबर 1 बन के आ रही है, उससे सीधे सीधे उसने खैर एक तरह से पोलराइज किया वोट को, और वोट पोलराइजेशन में फायदा तो जाहिर है जो बहुसंख्यकों के जो लोग अपने को नुमाइंदा बताते हैं उनको मिल ही जाता है। तो उसमें 185 से 210 के बीच ही आ रहे हैं। कोई 185 बता रहा है, कोई 210 बता रहा है जी। 210 बता रहे हैं या 200 तक भी आते हैं तो सरकार बनाने में मेरी ख्याल से उतनी दिक्कत नहीं होगी, पर अगर 185 आते हैं तो बीजेपी को भी आसान नहीं होगा सरकार बनाना। जी बिल्कुल, खैर उनके लिए आसानी होगा। तनेजा जी कब से इंतजार कर रहे हैं। तनेजा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, और आप तो अच्छे खासे इकोनॉमिस्ट भी हैं, इस बार एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा गौरव, जो कि अक्सर दिखती है कि देखिए आप मार्केट को अगर देखें, एक तो वो ऑल टाइम हाई के पास है बिल्कुल, और फिर भी आज एग्जिट पोल से पहले कोई रिस्क एवर्जन देखने को नहीं मिला इसमें। आप गोल्ड और सिल्वर को आप अगर तनेजा जी आज आपको वक्त मिला, आपने देखा हो तो वहाँ पर इनफैक्ट गिरावट थी, जो कि दिखाता है कि रिस्क एवर्जन नहीं है मार्केट में। यानी कहीं ना कहीं मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि जो एग्जिट पोल है और उसमें जो सबसे बड़ा प्रेस्टीज इशू है यूपी, उसमें बीजेपी की टैली अच्छी होगी। तो अब ये तो ठीक है अपनी जगह पे कि शायद वो अच्छा होगा, लेकिन जो आपके ग्राउंड सोर्सेज हैं उनसे आपने क्या सुना है? बिकॉज देखिए इसी सूरत में एग्जिट पोल्स कैन ऑलवेज सरप्राइज यू। ऐसी सूरत में जो नेगेटिव सरप्राइज है उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, बिकॉज जब सब जगह ये कंप्लेसेंसी आ जाती है कि नहीं अच्छा ही होने वाला है, तब अगर कुछ गलत हो, जैसे हमने बिहार में देखा था या फिर दिल्ली में, तो दैट सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड शॉक इज मच डीपर। पहली बात तो ये कॉम्प्लेसेंसी जो शब्द है, आपने देखा कि लास्ट फेज तक हमारा जो है 100% फोकस किया था कितनी मेहनत, ये शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, सुन रहा था, वो एनालिसिस कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस प्रवक्ता नहीं लग रहा है, एनालिस्ट बैठे हुए हैं, है ना, कि भाजपा ने ये गलत किया इन्होंने। अरे आप मुख्यमंत्री ब्राह्मण देख करके कपूरथला से आयात करके उत्तर प्रदेश में कौन लाया? इसलिए कि सिर्फ ब्राह्मण है। कौन कम्युनल पॉलिटिक्स करता है, कौन पोलराइजेशन की कोशिश करता है? लेकिन चूंकि यूपी में कोई अस्तित्व नहीं कांग्रेस का, तो कांग्रेस में मैं समय वेस्ट नहीं करता। देखिए जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, आपने देखा कि असली बात क्या थी। एक ये बात थी, कुछ लोगों का कहना था कि भाई आप जो करते हैं वो हम विकास में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जानती है, अरे आप ये कह रहे थे हमने आपका विकास करता है, लोग कहते थे आप मुझसे कह रहे हैं मेरा विकास हो गया और मुझे ही पता नहीं है। क्या किस तरह का विकास हुआ मुझे ही नहीं पता, जनता हमको बोलती थी। और जनता ने हमको क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है हम सब देख चुके हैं, आप गवर्नेंस दे सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, आप करिए। इसीलिए हमारा अपना जो हमारे खुद एनालिसिस है, हमारे अपने आंकड़े हैं और जमीन से हैं, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश में राजनीति करता हूं, मुझे पता है उत्तर प्रदेश में क्या है। और वहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आज आंकड़े आप देख रहे हैं, इसमें आप सेफ प्ले कर रहे हैं, सब जगह प्लस लगा रहे हैं, बहुत ही कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। और जो एक तरीके से एक लंबे समय से जिसको कांग्रेस का ओरिजिनल नारा था, 27 साल वो बोला करते थे, 27 में से जो कुछ रहा हम रहे उसको हम हटा देते हैं, लेकिन वहां पे वास्तव में लोगों को लगेगा कि जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आपने बात करी, देखिए भारत का विकास संभव नहीं है जब तक उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का सही मायने में विकास ना हो। जो आपने बॉम्बे की बात करी, मार्केट समझती है कि जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा, और वो कौन कर सकता है, जनता ने स्पष्ट बहुमत दे चुकी है, उस पे जो पक्की मोहर है शनिवार को लग जाएगी।
समाजवादी पार्टी से अनिल यादव हमारे साथ है। और अनिल यादव, इससे पहले कि मैं कांग्रेस के पास जाऊं, आपसे एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने 212 रैलियां की, अगर मैं गलत नहीं हूं, इन 36 दिनों में, और उन 212 रैलियों पर अगर एक सीट का भी हिसाब निकाले तो आपकी बहुमत आसानी से आ जाती। पिछली बार 224 सीटें आने में हम सब जानते हैं कि अखिलेश यादव का सबसे बड़ा रोल था जब वो समाजवादी क्रांति रथ लेके पूरे उत्तर प्रदेश में निकले थे। क्या वो कैरिज्मा और कम हो गया अखिलेश यादव का? क्या पार्टी में फूट जिस तरह से चुनाव से पहले पड़ी, क्या वो आपके लिए खराब होती दिख रही है? आप नहीं मानेंगे, एग्जिट पोल के आंकड़े में जानता हूं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये नतीजों में तब्दील होता है तो क्या वाकई इस गुटबाजी का, क्या फूट का नुकसान ही है ये? देखिए, इस तरह की बात वो आदमी करेगा जिसको विश्वास ना हो अपनी जीत पर। हम तो आश्वस्त हैं इस बात के लिए कि हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। इनफैक्ट मैंने आपसे मान लीजिए, एक बार को मान लीजिए, ये देखिए, माना वो आदमी, अगर मैं कह रहा हूँ 1% के भी कॉन्फिडेंस की कमी होती तो मैं बिल्कुल मान लेता। जब मैं जानता हूँ इस बात को, हमें पता है कि जनता विकास पे वोट देती है। और अभी तनेजा जी जो विकास की बात कर रहे थे कि जिसे ये विकास नहीं मान रहे थे, मैं एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर पूछना चाह रहा था कि देखिए, अगर हमने हमारे किए गए काम को ये विकास नहीं मानते तो आप इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए। 80% से ज्यादा चीजें तो वो है जो समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में थी। जो चीजें हम 2012 में कर चुके, वो इन्हें 2017 वाले मैनिफेस्टो में ये लोग अब डाल रहे हैं। और ये बात, मेरी बस एक लाइन और पूरी हो जाने दीजिए। ये बात प्रधानमंत्री जी भी बड़े अच्छे से जानते थे। इसी का तो नतीजा रहा कि वो 3 दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे, 3 दिन लगातार, और एक रोड शो किया, फिर देखा कि सपा का इतना बड़ा रोड शो है, तो उसके बाद दोबारा किया और उसको और मजबूत दिखाने के लिए तीसरी बार करना पड़ा। कभी सुना है कि प्रधानमंत्री 3 दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे? यादव जी अपने घर में नहीं रहेंगे, कहां रहेंगे? तो भैया काम के समय में क्यों नहीं रहते? चुनाव के समय भी रहिए। आपने कहा अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। अच्छा तनेजा जी, एक बात बताइए मुझे। अच्छा चलिए, एक छोटा सा सवाल मेरा बस एक मैं 10 सेकंड लूंगा बस। क्या ये बताइए, जब जनता सांसद चुनती है तो वो ये चाहती है कि ये सिर्फ चुनाव के समय में दोबारा आ जाए? आप मुझे बता दीजिए, गिनती से 3 या 4 बार प्रधानमंत्री जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए और चुनाव के समय में 3-3 दिन रह रहे हैं, तो ये तो अपने आप में दिखा रहा है कि नर्वसनेस किसमें है। चलिए, संविधान, तनेजा जी, इनफैक्ट तनेजा जी, आई हैव अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन। हाँ, बोलिए क्विकली बोलिए। मैं इनका जवाब दे दूं यादव जी का। देखिए, जो संसद जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनती है तो उसमें फेडरल रिस्पांसिबिलिटी जो होती है, जिसको यूनियन रिस्पांसिबिलिटी, वो ज्यादा होती है। और अगर आज पूरी दुनिया में भारत की रेटिंग जो है कहीं पहुंच गई है, अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है, भारत की छवि सुधरी है, और ये विकास आपने कहना शुरू किया, हमने पहले कहना शुरू किया था, ये सब जो है उन्हीं का कंट्रीब्यूशन। और जहां तक रहने की बात है, उनका घर है बनारस, उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मैं अपने घर में कितने दिन जाके रहता हूं, आप यादव जी कितने दिन रहते हैं? मतलब गलियां जो थी ना, वो भी नहीं बनी हुई थी। कितना मर्जी है। इनके बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मोदी जी जब रैली करने गए तो उत्तर प्रदेश, अरे सर अभी वक्त बताएगा, इतनी बौखलाहट अच्छी नहीं है अभी समय। आप अपने बारे में अपने पे टिप्पणी कर रहे हैं। अभी 11 तारीख का इंतजार कीजिए। जो लड्डू बना रखे हैं वो, आई थिंक तनेजा जी, अभी पता चल देखा था वाराणसी का हालात क्या थी, वहाँ पर सड़कें कितनी थी, कितना डेवलपमेंट, 73 MP थे, सब कुछ। जो ऋतु जी कह रही है, ये बात सही है जो ऋतु जी कह रही है। सड़क बनाना केंद्र का काम नहीं है। हालत खराब थी, क्यों आप लोगों ने तो ऋतु जी एक सेकंड, ऋतु जी एक सेकंड, नहीं, ये मुद्दा तो रहा है अपने आप में कि यूपी के विकास की बात हमेशा होती है, लेकिन अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ ही जाता है। ऋतु जी एक सेकंड, अनिल, मेरे पास आपके लिए 48 घंटे वेट कर लीजिए, हमारी सरकार वहां बन रही है। अनिल, आपके लिए, ऋतु जी आपके लिए, दोनों के लिए मेरे पास एक सवाल है। तनेजा जी एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए। जो विकास पर डिबेट हो तो अच्छी बात है, विकास पर ही अगर चुनाव लड़ा जाता तो भी अच्छी बात है, लेकिन एक चीज, और अनिल जी ये सवाल आपके लिए है, जो अखिलेश जी ने कही, अपनी रैलियों में भी कही, उन्होंने बार बार निशाना साधा है डीमोनेटाइजेशन पर, नोटबंदी पर। उन्होंने लोगों को ये बार बार कहा कि मोदी जी ने तो आपको ही लाइन में खड़ा कर दिया वगैरह वगैरह। चलिए, जो भी हुआ है, आप देखिए, डीमोनेटाइजेशन से लेकर अभी तक जितने नगर निगम के चुनाव हुए सब में बीजेपी आगे रही है। दूसरा, अगर हम पोल ऑफ पोल को देखें या फिर जिस तरह के एग्जिट पोल जितने भी आए उसमें कम से कम बीजेपी तो सबसे आगे है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। फिर आप क्या कहेंगे? बिकॉज इट सीम्स इन नंबर्स को देख के दैट दिस गैम्बल हैज पेड ऑफ टू मिस्टर मोदी।
देखिए, इस बात का भी जवाब हम 11 तारीख को ही एग्जैक्ट जवाब दे पाएंगे, पर जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं, अगर डिमोनेटाइजेशन का अगर फर्क पड़ा है तो वाकई में उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप देखिए, किसानों की हालत देखिए, किसान मजबूर हो गया अपनी फसल को रोड पे फेंकने के लिए, क्योंकि आने के पैसों के दाम में उसकी फसल बेची जा रही थी। आगरा की मैं बता दूं, लेदर की फैक्ट्रीज बंद होगी, अलीगढ़ के ताला फैक्ट्री बंद होने से 1 लाख नौजवान बेरोजगार हो गया। यहां तक कि मैं बता दूं, गोंडा और गोरखपुर का दोनों जिलों का मिला के 70,000 नौजवान था जो बाहर नौकरी करने जाता था और सिर्फ डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में आज वो घर पे बैठा हुआ है। बनारस के आप बुनकरों की हालत देख लीजिए। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स जरूर काउंट होंगे। सर, आप जब ये बात कर रहे हैं तब प्रधानमंत्री ने भी यही बात उठा दी थी कि देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ करती नहीं और ये सारे उद्योग उनकी नाकामी की वजह से वहां पर डिमोनेटाइजेशन के बाद बंद हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने तो लगातार मंच से सारे पैसे लगातार झूठ बोला, मंच से लगातार झूठ बोला प्रधानमंत्री जी ने। मुझे नहीं कहना चाहिए। कमल जी कुछ कहना चाहते हैं। गौरव जी, कमल जी आप बोलिए। एक मिनट, कमल वेरी क्विकली। आप गोवा के नतीजे देखें। कांग्रेस को इतने सीट क्यों मिले? क्योंकि वो टूरिस्ट एरिया है गोवा और नोटबंदी का बहुत नुकसान हुआ, मगर वहां का सबसे बड़ा नेता है मनोहर एक इंटरेस्टिंग आया है पोल, आप देखिए, कांग्रेस इतनी सीट लेके, ये बड़ी बात है। एबीपी सीएसडीएस का पोल आया है यूपी का, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन उसकी सीट है 170 समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस को 162 दिया गया है, बीएसपी डिस्टेंट थर्ड 66, बाकी ऑब्वियसली 5 में। लेकिन ये जो सर्वे है ये इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये एक्चुअली नेक टू नेक पोजीशन में लाके खड़ा करता है समाजवादी पार्टी और बीजेपी को। अब देखिए, अब अनिल मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा बढ़ गई उसकी मुस्कुराहट। और अब बढ़ भी गए और अब इसको मान भी लेंगे, इसको मान भी लेंगे। ये थोड़ा बेटर लग रहा है आपको, ज्यादा डाइजेस्ट होने में आसान है। जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ भी जाता है। हमारा तो इसमें नुकसान ही हुआ है, बसपा का भी वजन बढ़ जाता है। हमारा तो नुकसान ही हुआ है। हम लोग बहुमत की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो हमें, आप तो कह रहे हैं 224 से बेटर आएगा इस बार। बिल्कुल ठीक है जी, 11 को हम बताएंगे। लेकिन एक पंजाब के हम आपको एग्जिट पोल दिखाएं, 3 एग्जिट पोल्स के आगे। उससे पहले अनिल आनंद, एक छोटा सा कमेंट जो आप कहना चाह रहे थे, 30 सेकंड सर, आप क्या बोलना चाह रहे थे? मैं वापस यूपी पे जाना चाहूंगा। हाँ। तनेजा जी ने जो बात कही कि देश का विकास तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक यूपी का, ये खूबसूरत एलिबाई पहली मोदी जी ने दी थी इस चुनाव शुरू होने से पहले, या शुरू की एक रैली में। तो मुझे लगता है मोदी जी ने बड़ी खूबसूरती से 7वां फेज आते आते जो चीजें उन पे हावी हो सकती थी उनका डाइवर्ट करने की कोशिश की, और कामयाब हुए कि नहीं हुए। अगर ओपिनियन पोल सही निकलते हैं, एग्जिट पोल, तो वो कामयाब हुए। अगर इनमें कुछ बदलाव आता है फाइनल टैली में 11 तारीख को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो उन्होंने जो एलिबाई दी कि मुझे यूपी बीजेपी को दीजिए फिर विकास हो सकता है, वो डाइवर्शनरी टैक्टिक्स उस स्टेज से ही शुरू हो गई थी। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, तनेजा जी कह रहे थे कि सड़कें समाजवादी को बनानी है या उनको बनानी है। बनारस जैसी जगह पे जहां 3 दिन वो रहे और 20 मंत्री यूनियन मिनिस्टर्स थे, नमामि गंगा सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जो इमोशनल कॉर्ड जो मोदी जी ने 2014 के लोकसभा इलेक्शन में वहां पे छेड़ा था एक, और लोगों को लगा भी। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही पूछ लीजिए कि ग्राउंड सिचुएशन वहां पे क्या है। ठीक है, ये अच्छी बनारस के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन अब बनारस के लोग किस पर मुहर लगाएंगे, ये सबसे बड़ा रेफरेंडम होगा मुझे लगता है यहाँ पर। लेकिन सर मैं आ रहा हूं, सर नरेंद्र जी आ रहा हूं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। अच्छा, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद हम पंजाब पे जाएंगे। सर जवाब दीजिए जल्दी। नहीं, देखिए, जहां तक गंगा की बात करी गई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उमा भारती जी को चिट्ठी लेकर के मना किया। वो चिट्ठी लेकर के उन्होंने वहां पे जो उनको नो ऑब्जेक्शन देना था वो देने से मना कर दिया। आज अगर गंगा पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, उस व्यक्ति का नाम है श्री अखिलेश यादव, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। जनता को सारी चीजों का श्वेत पत्र और चिट्ठा दिया जाएगा जब हम सत्ता में आते हैं, कि बिजली के मसले से लेकर के पानी के मसले से लेकर के बनारस में सड़कें बनाने से लेकर, इन्होंने हर काम में बाधाएं खड़ी करी। ये चाहते नहीं थे, इन्होंने बाधाएं खड़ी करी, ये नहीं चाहते थे। गंगा की बात छोड़िए, प्रधानमंत्री जी के आदर्श गांव जैतपुर को देख लीजिए, अब कह दीजिए वो भी हमें ही कर रहा है, और हमारी सरकार, और हम कर रहे हैं। हमने 24 घंटे बिजली भी दी वहां पर। जब केंद्रीय यादव केंद्रीय बिजली मंत्री ने जब अखिलेश यादव जी को बुलाया बातचीत के लिए, 8 महीने तक उन्होंने पत्र का जवाब नहीं दिया। 6 दफे पत्र लिखे गए, जवाब नहीं दिया। आप मुझे बता दीजिए, बिजली का कोटा क्यों नहीं बढ़ाया आपने? आप उत्तर प्रदेश ने 73 सांसद दिए हैं, आपको तो कोटा बढ़ाना चाहिए था। तो मैं आपको बताता हूं यादव जी, आपको शायद पता नहीं, मैं ऊर्जा का विशेषज्ञ हूं, वो मेरी ब्रेड एंड बटर है। मैं आपको जवाब देता हूं, सुनिए ध्यान से।
कोटा का हमने बार बार कहा बिजली अवेलेबल है, आप कहें अभी 7 बजे कितनी बिजली आपको चाहिए, मैं उपलब्ध कराता हूं। 2000 मेगावाट, 6000 मेगावाट, आप बताइए ऑर्डर 11 के बाद बात करेंगे इसी पे। 11 के बाद बिजली मांगेंगे, देखते हैं किसने देंगे। आपने तनेजा जी आपने गलत नंबर डायल कर दिया। तनेजा जी आपकी बस 10 सेकंड आपकी भाषा में तनेजा जी थोड़ा आप इतने अच्छे विशेषज्ञ हैं बिजली में। एक सेकंड मैं आपके ही काम की बात बोल रहा हूँ। इंडिया टीवी सी वोटर का एक आया है अभी सर्वे, एक बार फिर से दिखाइए जो इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे आया है, उसमें बीजेपी को 162 और एसपी को 142 सीटें दी जा रही है। ऋतु के लिए अच्छी खबर है बिकॉज 85 सीट्स उनके पास भी हैं। किंग मेकर्स ये बड़ी बात है। और ऋतु सिंह, क्या आपको लगता है कि जिस सोशल इंजीनियरिंग को 2007 में किया गया था मायावती जी की तरफ से, वो सोशल इंजीनियरिंग इस बार भी 113 सवर्णों को टिकट दिया गया, जिसमें 66 ब्राह्मण, मीर और 100 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे बीएसपी ने, तो क्या ये काम करता दिख रहा है? आप किंग नहीं बनेंगे लेकिन किंग मेकर बन जाएंगे इनके चलते? सर मैं तो 11 को इस विषय पे बात करूंगी कि उसका रिजल्ट क्या आता है, तब मैं अपनी राय दे पाऊंगी। नहीं, बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज हो रहा है। इंडिया टीवी सी वोटर लगातार आपको बढ़ाते जा रहे हैं। 93 मेगाब आपको दे रहे हैं, 81 से 93, और 155 से 167 बीजेपी सिमट रही है, 135 से 147 समाजवादी कांग्रेस। अभी समय है, अभी 11 तारीख को असली में पिटारा खुलेगा, तब पता चलेगा एक्चुअल क्या है। सबके अपने अपने सर्वे हैं। तो आप इन एग्जिट पोल्स को नहीं मान रही? मैं मान रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी है कि मैं 11 तारीख का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, एक छोटा सा, हाँ अनिल जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इन एग्जिट पोल्स को एक साइड पे रख के ये बात कह रहा हूँ। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात की है, ऋतु जी की पार्टी की, कहीं ना कहीं ये अंदेशा रहा है और मुझे भी लग रहा है ये कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट बहुजन समाज पार्टी को शुरू से ही किया गया। बाद में आके कुछ लीडिंग लाइट्स ने, हमारे ही साथियों ने कहना शुरू किया कि डार्क हॉर्स हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेशन हुई है शुरू से मीडिया की। तो आपको लगता है कि एग्जिट पोल्स में भी अंडर एस्टिमेशन है? हाँ बिल्कुल 100% है। वो तो बोलेंगे। चलिए एक काम करेंगे, बात सही है कि यदि नंबर्स नजदीक हैं तो उसका मतलब है कि बहुत कम वोट एवरेज खत्म। खैर देखिए, जो की तो यही है कि 30% से ज्यादा वोट शेयर कौन लेके जाएगा। हाँ, बिल्कुल वो जो लेकर जाएगा ही विल बी द क्लीन स्वीपर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।